इसमें कोई शक नहीं कि जो इंडिया ने किया है, अटैक्स किए हैं, वो बड़े तारीखी हैं, बड़े ऐतिहासिक हैं। इस जंग में हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं था, इंडिया का मुकाबला चाइना से था। ये जंग इंडिया और पाकिस्तान की नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान के बैटलफील्ड पर चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो रही है। अमेरिका और चाइना इकट्ठे हैं हमें नीचा करने में। अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर IMF का लोन मिल सकता है पाकिस्तान को? यार किसको बच्चा बना रहे हो, किसको बच्चा बना रहे हो? पाकिस्तान बाज आएगा। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म। दीवानगी चाहिए, अपने देश को दुनिया में रिप्रेजेंट करने के लिए दीवानगी चाहिए। हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन जरूर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे 40,000 से ऊपर अब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और तकरीबन 170 हमारे पेड मेंबर हैं। हमें 500 तक तो कम से कम आप पहुंचाएं। हेलो एंड वेलकम टू माय शो। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा। नाज़रीन, सबसे पहले एक बड़ी दर्दनाक खबर है। हमारे 2 भारतीय स्टूडेंट्स जो है क्लीवलैंड में, पेंसिल्वेनिया में कार एक्सीडेंट में जो है वो इस दुनिया से चले गए। ओम शांति। ये क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, मानव पाटेल जिनकी उम्र 20 साल बताई जाती है और सौरभ प्रभाकर जिनकी एज 23 बताई जाती है। कार जो है वो प्रभाकर ड्राइव कर रहे थे कि वो बेकाबू होकर एक दरख्त से टकराई और दरख्त से टकराने के बाद ब्रिज से टकरा गई और दोनों जो है वो इस एक्सीडेंट में दुनिया से चले गए। उनकी फैमिलीज के साथ और स्टूडेंट कम्युनिटी जो है क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी की, उनके साथ हम बहुत ताज़ियत करते हैं, डीप हार्टेड जो है कॉन्डोलेंस करते हैं। बड़ा नुकसान है जिनकी फैमिलियों के ये 2 बच्चे गए हैं। उन्होंने क्या क्या ख्वाब देखे होंगे अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों ने खुद अपने लिए क्या क्या ख्वाब देखे होंगे, वो अब किस्सा पारीना है। और हम दुआ करते हैं कि उनको सब्र आए, इस दुख को झेलने की शक्ति आए। नाज़रीन, थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया है, राफेल और J-10 चाइनीज जहाज़ों के बारे में थंबनेल है, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात मोदी जी की जो कल तकरीर हुई है, उस तकरीर के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए। मैंने कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में जब डिस्कस किया है सोशल रेवोल्यूशंस को या सोशल अपहीवल्स को या प्रोटेस्ट जो होते हैं उनको, तो मैंने अक्सर ये बात की है कि एक स्टेज ऐसी आती है जब जनता जो होती है उसकी सोच और जनता की जो कॉन्शियसनेस है, जो बुद्धि है, जो शऊर है, वो अपनी लीडरशिप से को सरपास कर जाता है, उससे आगे निकल जाता है और लीडरशिप जो होती है वो पीछे रह जाती है, हिचकिचाहट का शिकार हो जाती है। और ये वो लम्हात होते हैं जब 2-3 चीज़ें जो है वो रिजल्ट्स के तौर पर सामने आ सकती हैं। नंबर 1 ये कि वो जो मूवमेंट होती है उसके अंदर से एक नई लीडरशिप निकलती है और वो पुरानी लीडरशिप की जगह लेके तो मूवमेंट को आगे लीड करते हुए उसको उसके फाइनल जो एम है या फाइनल जो उसका प्रोजेक्ट है वहां तक लेके जाती है। या फिर ये होता है कि वो मूवमेंट स्प्लिट हो जाती है, जैसे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है या BJP है या पीपल्स पार्टी है या कोई भी, मतलब पाकिस्तान की मुस्लिम लीग को ले लें या किसी को भी ले लें, वो उसमें स्प्लिट हो जाती है। उसमें से एक रेडिकल एलिमेंट जो है वो अलहदा हो जाता है। जो ट्रेडिशनल एलिमेंट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस पार्टी का, वो फिर भी मेजॉरिटी में रहता है, लेकिन वो स्प्लिट होने से जो है वो कमज़ोर हो जाती है बॉडी जो होती है। तीसरा जो इसमें होता है वो ये कि एक शदीद काउंटर रेवोल्यूशन जो है वो जन्म लेता है, एक शदीद पब्लिक रिएक्शन जन्म लेता है और वो एक्सट्रीम जो है वो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ सोसाइटी मूव करती है। तो अभी देखना है कि ये जो, अब पहले तो सीज फायर की बात हो रही थी, अब कह रहे हैं कि जी भारत ने
सीज़ फायर की बात नहीं की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीज़ फायर की बात नहीं की। लेकिन मेरा जानता ख्याल है मिस्री साहब जो है उन्होंने ज़रूर सीज़ फायर की बात की थी, लेकिन चलें नहीं की सीज़ फायर की बात, लेकिन जंग तो रुक गई ना, मतलब है कि हॉल्ट हो गया। उन्होंने कहा ये पॉज है। मोदी जी ने एक दो बातें बड़ी अच्छी की हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट ब्लैकमेल्ड बाय योर न्यूक्लियर पाव के जो बम हैं उनकी धमकियों से हम मरऊब नहीं होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ वक्फा दिया है, पॉज किया है, अगर पाकिस्तान कुछ करेगा अब तो फिर जो है हम उसका जवाब देंगे, और फिर ऐसा जवाब होगा कि बहुत ही सीरियस जवाब दिया जाएगा। तो जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे लोग जो है उनके अंदर अचानक ये जो अमेरिका बीच में टपक पड़ा, कहाँ से टपक पड़ा, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें करते हैं, मसलन वो हमें फिर डाउनग्रेड कर रहे हैं, हमारी इज्जत को कम करने की दिखा रहे हैं कि ये तो पैसे वैसे के लोग हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इन दोनों को कहा कि तुम्हारे साथ बहुत ट्रेड करूंगा, तो दोनों राजी हो गए। यार ये कोई बात है करने वाली। पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमने अगर शामिल करना है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिलेशंस हैं इसके अंदर मीडिएशन के लिए, तो फिर हमने तो हमेशा ये कहा है कि इंडिया जो है वो किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें क्या ज़रूरत है किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन की। पीओजेके का जहाँ तक मसला है ये बायलैटरल मसला है, और ये हल होगा, और ये वन वे और दी अदर हल होगा। दो ही चीज़ों पे मोदी जी ने कहा बात होगी, टेररिज्म पे और पीओजेके पे। इन दो चीज़ों पे पाकिस्तान के साथ बात होगी। ये जो एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि पाकिस्तान पता नहीं ये युद्ध जीत गया है, ये उनकी जो स्किल्स हैं, प्रोपेगेंडा स्किल्स, जो कि किसी भी फाशिस्ट जो रजीम होती है उसकी सबसे ज़्यादा जो स्किल होती है वो प्रोपेगेंडा स्किल होती है। नाजी जर्मनी में बाकायदा प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे जो इस काम को सरंजाम देते थे। उसमें इमेजरी से लेकर और नारे जो होते हैं, स्लोगन्स, इमेजरी, स्पीचेस, रिटोरिक, वर्दी, ये सारा कुछ उसमें शामिल होता है। और यही पाकिस्तान ने आज तक किया है एज अ फाशिस्ट रजीम। उन्होंने प्रोपेगेंडा के ज़रिए ये दुनिया में अपने झूठ को सच और हमारे सच को झूठ साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। तो ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जैसे मेरा चैनल है, ऐसे कई चैनल खुलने चाहिए, इंडिया से खुलने चाहिए, डायस्पोरा में खुलने चाहिए, जो इन नैरेटिव्स को काउंटर करें। एक चैनल सिर्फ जो है मेरा ये काफ़ी नहीं है, ऐसे सैकड़ों चैनल होने चाहिए। तो श्रीनगर से ये खबर आई है कि 14 मई से हज परवाजें जो है मुसलमानों के लिए दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। ठीक है, उधर एक तरफ कहा जा रहा है कि जी हो गई है, जंग बंद हो गई है, रुक गई है, लेकिन कल रात मेरी बात हुई है जम्मू में भी, तो और श्रीनगर भी बात हुई है, जम्मू भी बात हुई है। वो जम्मू वाले कह रहे हैं कि जी सब पूरा जम्मू में ब्लैकआउट है और ड्रोन्स जो है वो आ रहे हैं, और ड्रोन के जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये वो ड्रोन है जो पेट्रोल, हाई फ्यूल, जो ऑक्टेन फ्यूल होता है उससे उड़ने वाले ड्रोन है। 500 किलोमीटर्स तक ये मार कर सकते हैं, जा सकते हैं अंदर। तो ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल आ रहे हैं, इनमें कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है जम्मू में सांबा और पंजाब के जलंधर तक जो है ये ड्रोन देखे गए हैं, जो कि बहुत ही एक सोच का जो है ना वो सोचने वाली बात है। इसमें तो कोई शक नहीं है। इस पे मैं आता हूं वैसे कि दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बच्चे हैं, उनकी औलाद है पाकिस्तानी फौज की। तो लेकिन इस पे मैं आता हूं 1 मिनट। यहाँ एक बात मैं और वाजे कर देता हूं कि ये जो जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, इसको मैं जंग ही कहता हूं, इसको मैं ये नहीं कहता कि ये कॉन्फ्लिक्ट है या ये बदला लिया या क्या, ये जंग थी, एक छोटी जंग थी।
और इस जंग में हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं था, इंडिया का मुकाबला चाइना से था। और चाइना के साथ साथ जो तुर्की ने गंदा किरदार अदा किया है इसमें, यानी जहाज भेजा फुल ऑफ ड्रोन्स, फिर चाइना कहता है कि हमने तो नहीं भेजे, लेकिन चाइना के बारे में कहा जाता है कि जहाज आए उनके एम्यूनिशन के भरे हुए, ठीक है ना। तो चाइना ने भी पाकिस्तान को यूज किया है इंडिया के खिलाफ। और ये जंग जब भी होगी पाकिस्तान और चाइना की, इंडिया और पाकिस्तान की, तो याद रखिए ये जंग इंडिया और पाकिस्तान की नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान के बैटलफील्ड पर चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो रही है। ये जंग चीन के साथ हो रही है। इस चीज को हमेशा ज़हन में रखना, पाकिस्तान की क्या औकात है। तो इस सारे सूरत हाल में मैं समझता हूं कि अमेरिका और चाइना और वेस्ट, हमें इस बात पे क्लियर होना चाहिए कि ये नहीं चाहते इंडिया को कि इंडिया एक ताकत बन जाए। ऑलरेडी हम कितने मुल्कों को पिछाड़ के आगे निकल गए हैं। 5th बड़ी इकॉनमी है, 3री बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। और अगर इंडिया 3री बड़ी इकॉनमी बन जाता है तो फिर तो 3 ही रह गए ना, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ठीक है ना। फिर आलमी जो बैलेंस है इकॉनमी का और पावर का, वो फिर इन तीनों के बीच में आ जाता है, और ये नहीं चाहते। तो यहां पे अमेरिका और चाइना इकट्ठे हैं हमें नीचा करने में, समझ आ गई। और इसीलिए पाकिस्तान को जो आज दिया है इन्होंने, किस्त दे दी है, डाल दिया उनके अकाउंट में पैसे, जो 2.3 बिलियन की में से शायद 1.1 बिलियन आज उनको दिया है। अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर IMF का लोन मिल सकता है पाकिस्तान को? नहीं। आप सोचें, मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं, क्या पाकिस्तान को IMF लोन दे सकता है अगर अमेरिका की आशीर्वाद ना हो? तो ये चीजें समझने की कोशिश करें कि जंग हो रही है और IMF ने फटाफट जो है वो 2.3 बिलियन का जो लोन है अप्रूव करके उसकी किस्त आज वहां पहुंचा दी है। और ये उनके जो फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू है सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने आज बकायदा ये मतलब स्टेटमेंट भी दी है कि जी हाँ पैसे आज आ गए। पाकिस्तान बाज आएगा? मुझे आप बताएं यार, किसको बच्चा बना रहे हो, किसको बच्चा बना रहे हो? पाकिस्तान बाज आएगा? पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म, स्टेट पॉलिसी है उनकी। टेररिज्म इज द स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा एक कॉमन सेंस ये बताती है कि अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान इज डेल्ट विद, जब तक पाकिस्तान के साथ जो है वो हिसाब बराबर नहीं किया जाता, उस वक्त तो दहशतगर्दी तो ख़त्म ही नहीं होगी। और उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि इस वक्त जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शोपियां में दोबारा एनकाउंटर शुरू हो गया है। घुसपैठिए आए हैं, फायरिंग हुई है, उसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया है और अब उनको ढूंढा जा रहा है शोपियां में, साउथ कश्मीर में। तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। वैसे हम अपने दिल को खुश रखने के लिए जो मर्जी कहते रहें कि जी ऐसा हो गया और वैसा हो गया, लेकिन ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ पे ये ज़रूरी है समझना कि जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान से सिर्फ टेररिज्म पे बात होगी, तो टेररिस्टों के साथ टेररिज्म पे बात 6 महीनेदार। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की जब स्टेट पॉलिसी टेररिज्म है, टेररिज्म उनकी स्टेट पॉलिसी है, तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या आर्मी का जनरल हो, वो टेररिस्ट है। बिकॉज दे रिप्रेजेंटिंग टेररिज्म, दे आर एंडोर्सिंग टेररिज्म, दे आर प्रमोटिंग टेररिज्म, दे आर फैसिलिटेटिंग टेररिज्म। तो फिर कैसे हम एक तरफ कहते हैं दहशतगर्दों से हम बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हम कहते हैं पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी पे होगी। मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। और इसका सबसे बड़ा सबूत, जो दहशतगर्द मारे गए हैं हमारे सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में, उनके जनाजों में
आम सोशल मीडिया पे, इंडियन मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया पे फुटेज चल रही है कि जर्नैल जो है उनके जनाजों में गए हैं, उनके फ्यूनरल में जनरल्स खड़े हैं वहाँ पे फ्रंट लाइन में, जो पहली सफ होती है उसमें वो खड़े हैं। और क्या सबूत चाहिए दुनिया को, और क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट कंट्री और टेररिज्म का फैसिलिटेटर है? आप मुझे बताएं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप बता सकते हैं मुझे। इसमें कोई शक नहीं कि जो इंडिया ने किया है, अटैक्स किए हैं, वो बड़े तारीखी हैं, बड़े ऐतिहासिक हैं। मुझे याद है जब मैं बड़ा छोटा था 71 में, तो इंडिया के जहाज़ जो है वो रावलपिंडी तक आए थे, और वो मैंने डॉग फाइट आसमान पर देखी थी, और मेरी वालदा चीख चीख के मुझे कह रही थी इधर आओ, अंदर आओ, ट्रेंच में आओ, बंकर में आओ। और मैं बाहर खड़ा छोटा सा लड़का, और मैं देख रहा था इंडिया और पाकिस्तान के जहाज़ों की डॉग फाइट रावलपिंडी में। तो ये उसके बाद पहला वाक़या है 7 मई को इंडिया के जहाज़ जो है राफेल, ये 200 किलोमीटर जो है अंदर आया, और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री से 200 किलोमीटर अंदर आके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बर्बाद किया। जबकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैकर्स हैं, उन्होंने इंडिया की तकरीबन 15 लाख हमले किए हैं वेबसाइट्स पे, 15 लाख हमले किए हैं उन्होंने। और भारत ने जो 10 मई को जो 11 पाकिस्तानी फ़ौजी और टेररिस्ट तंसीबात को निशाना बनाया, उनमें M1 और M2 जो मोटरवेज हैं उनके ऊपर जो एमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं, हंगामी रनवेज जो बनाए हुए हैं, उनको भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। सैटेलाइट में जो तस्वीरें हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि उनका एयर डिफेंस रडार्स और रनवेज जो उनके थे वो बुरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। ठीक है, अब चलते हैं हम जो थंबनेल के ऊपर हमने दिया है उसकी तरफ। दोस्तों, जंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है, और जंग में सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है वो कौन कमाता है? असला बनाने वाली कंपनियां, जंगी जहाज बनाने वाली कंपनियां, समझ आई। और इसी तरह से जंग के साथ जुड़ी जो इंडस्ट्री होती है वो चाहे ट्रांसपोर्ट की शक्ल में हो, चाहे फूड की शक्ल में हो, वो मुनाफा कमाते हैं। तो इसी तरह से मैं आपके लिए ये खबर लाया हूँ, ये आज की ताज़ा खबर है कि राफेल जो है उसको बनाने वाली जो कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, उसके स्टॉक्स जो है हिस्सस वो 7% गिरे हैं मंडे को, 7% मंडे को गिरे हैं। और ये इस खबर के बाद गिरे हैं कि इंडिया ने राफेल तैयारे जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। और ये हिस्सा जो है ये बिटवीन 291 यूरोज और 295 यूरोज के बीच में फ्लक्चुएट करते रहे, और फिर ये 292 पे आके कहीं रुके हैं, 292 यूरोज पे। इसी दौरान छंगतू की जो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है CAC, चाइनीज़ एरोस्पेस कंपनी है ये, जो J-10 फाइटर जेट्स बनाती है, और जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए भारत के ख़िलाफ़, उनके जो शेयर्स हैं वो 20% उसमें इजाफा हुआ। 12 मई को 20% इजाफा हुआ, और 20% इजाफे के साथ वो 95.86 युआन के तक पहुंचे। और ये उससे पिछले हफ्ते के मुकाबले में 60% की इंक्रीज है, 60% की इंक्रीज है। अब राफेल के जो गिरे हैं हिस्से वो इस वजह से गिरे हैं मेरे ख्याल में कि जो झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने किया है कि जी हमने 3 राफेल गिरा दिए, 3 राफेल गिरा दिए, तो उससे जो है वो एक प्रोपेगेंडा की ताकत आप यहाँ से देख लें कि राफेल के जो शेयर्स हैं वो 7% नीचे चले गए। और चाइना का जी, हमने चाइना के जहाज़ों ने ये गिराए हैं राफेल, तो चाइना के J-10 के जो हिस्से हैं वो 20% ऊपर चले गए, 20%। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं
पहले भी कह चुका हूँ, पिछले 4-5 साल से कह रहा हूँ कि इंटरनेशनली हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है, वो हमारे हाई कमीशंस और एम्बेसीज जो हैं दुनिया भर में, उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। और कैरियर डिप्लोमेट्स जो है, ये इनका काम नहीं है, ये हम जैसे पागल लोगों का काम है। दीवानगी चाहिए, अपने देश को दुनिया में रिप्रेजेंट करने के लिए दीवानगी चाहिए। ये दीवानगी कैसे लाई जाए हमारी फॉरेन सर्विस में और हमारी सरकार में, ये एक सोचने का मुद्दा है। सोचिए और मुझे भी बताएं कि क्या आप समझते हैं, क्या क्या किया जाए। मीनवाइल हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे 40,000 से ऊपर अब मेंबर हो चुके हैं, सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और तकरीबन 170 हमारे पेड मेंबर हैं। हमें 500 तक तो कम से कम आप पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।